शिवाजी पढ़ना है, ठीक है? शायद आज लास्ट क्लास है, आप लोग का एग्जाम है ना? तो शिवाजी के बारे में सभी लोग जानते हैं कौन है ये? अब देखो बेटा, दक्षिण भारत में विजयनगर के पतन के बाद जो पहला राज्य स्थापित होता है, पहला हिंदू राज्य स्थापित होता है, वो कौन सा राज्य था? मराठा साम्राज्य था, ठीक है? मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो शिवाजी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? शिवाजी माने जाते हैं। अब मराठों का उदय कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में उनका उदय हुआ, ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से मराठों की मतलब जो शक्ति है वो बढ़ती गई, इसके संबंध में इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। तो जैसे एक इतिहासकार है जेम्स ग्रांट डफ, तो ग्रांट डफ ने 1818 में एक बुक लिखी है, मतलब 1818 से 1822 के बीच उन्होंने एक बुक लिखी, बहुत फेमस इतिहासकार हैं ग्रांट डफ, ठीक है ना? तो उन्होंने 1818 से 1822 के बीच एक बुक लिखी, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मराठा। क्या नाम है बुक का? उनके हिस्ट्री ऑफ मराठा, और ये बुक 1826 में प्रकाशित हुई, ठीक है ना? इस बुक में ग्रांट डफ ने लिखा हुआ है कि जो मराठों का उदय हुआ एक अग्निकांड के समान था। किससे तुलना करते हैं? एक अचानक होने वाले अग्निकांड का। मतलब ग्रांट डफ ये करना चाहते हैं कि जो मराठों का उदय होता है वो अचानक होता है ना? जबकि अचानक नहीं होता है, 200 साल लंबी प्रक्रिया चलती है, लेकिन ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि अचानक होता है। तो आपसे पूछेगा कि मराठों के उत्थान के संबंध में किस इतिहासकार ने कहा है कि मराठों का उदय भीषण अग्निकांड की भांति हुआ? तो किसको बोलोगे? मतलब अचानक अग्निकांड की बात हुआ है ना? तो ग्रांट डफ ने कहा था। तो ग्रांट डफ पहले इतिहासकार हो गए। दूसरे इतिहासकार हो गए, एक इतिहासकार हैं आंद्रे विक। क्या नाम है? आंद्रे विक। आंद्रे विक मानते हैं, मतलब आंद्रे विक मराठों के उदय को की जो मतलब वो बोलते हैं, एक शब्द यूज करते हैं फितना। फितना मतलब अराजकता, विद्रोह। वो मानते हैं मतलब मराठों की उत्पत्ति के संबंध में वो फितना शब्द का यूज करते हैं और बोलते हैं मतलब क्योंकि अराजकता थी इसलिए उनका उदय हो गया। आंद्रे विक आंद्रे विक है ना? अब कुछ बेटा राइटर ऐसे हैं, कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो मानते हैं कि जो मराठियों का उदय हुआ वो औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति का परिणाम था। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें एक है जदुनाथ सरकार। कौन है? जदुनाथ सरकार। दूसरे हैं बेटा इसमें महादेव गोविंद रानाडे। कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। तीसरे में है इसमें गोविंद सखाराम सरदेसाई। कौन है? गोविंद सखाराम सरदेसाई। जदुनाथ सरकार की बुक है मराठों के ऊपर, इनकी बुक का नाम है शिवाजी एंड हिज टाइम्स। कब लिखी है इन्होंने लिखी हुई है 1919 में। जदुनाथ सरकार ने कौन सी बुक लिखी है? शिवाजी एंड हिज टाइम्स। महादेव गोविंद रानाडे की बुक है द राइज ऑफ मराठा पावर, है ना? द राइज ऑफ मराठा पावर, ये इन्होंने 1900 में बुक लिखी थी। तो ये तीन विद्वान ऐसे हैं, इनका यह मानना है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप मराठा शक्ति का उदय होता है ना? क्योंकि औरंगजेब जो है तो हिंदुओं के विरोध में उसकी नीतियां थी, है ना? वो मंदिरों को तोड़ रहा था, मूर्तियों का अपमान कर रहा था, है ना? हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहा था। तो उसकी धार्मिक नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप मराठा शक्ति का उत्थान होता है। कौन बोलते हैं? जदुनाथ सरकार बोलते हैं, महादेव गोविंद रानाडे बोलते हैं, सरदेसाई बोलते हैं।
उसमें से महादेव रानाडे बोलते हैं कि अगर औरंगजेब दक्षिण भारत पर अटैक न करता तो मराठों का उत्थान ही न होता। कौन बोलता है? महादेव गोविंद रानाडे बोलते हैं कि अगर औरंगजेब दक्षिण भारत पर आक्रमण न करता तो मराठों का उत्थान ही न होता, है ना। जदुनाथ सरकार बोलते हैं कि मराठों का जो उत्थान है वो औरंगजेब की धार्मिक नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। कौन बोलते हैं? जदुनाथ सरकार बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं जदुनाथ सरकार कि मराठों का जो उत्थान है वो औरंगजेब की धार्मिक नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। रानाडे ही बोलते हैं कि मराठों का जो उत्थान था वो मुगलों से मुक्ति पाने के लिए, मराठवाड़ा के लोग थे उनका राष्ट्रीय आंदोलन था, है ना। रानाडे बोलते हैं कि उनका जो आंदोलन था, हाँ, मराठों का जो आंदोलन था, मराठों का जो उत्थान होता है वो मुगलों से मुक्ति पाने के लिए क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन था। अब देखो ये तो कुछ ऐसे विचारक हैं, किसकी? महादेव गोविंद रानाडे की। रानाडे की बुक का नाम है द राइज ऑफ मराठा पावर, है मराठा शक्ति का उदय। अब देखो ये जितने विचारक हैं, जैसे आंद्रे लिख हो गए, बोलते हैं फितना है, अराजकता की वजह से उदय हो गया। ग्रांड डफ है, बोलते हैं अग्निकांड की भांति हो जाता है ना। सरदेसाई लोग हैं, यदुनाथ सरकार लोग हैं, ये लोग क्या बोलते हैं कि धार्मिक नीति का परिणाम था। तो जब यदुनाथ सरकार ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, इन्होंने जब धार्मिक नीति के परिणाम स्वरूप बताया तो एक आप लोगों ने सबका नाम सुना होगा, एक इतिहासकार का नाम सुना होगा, सतीश चंद्र। सतीश चंद्र ने इनके मत का खंडन किया। सतीश चंद्र ने कहा कि औरंगजेब मतलब मराठों की शक्ति का जो उदय होता है वो धार्मिक नीति के परिणाम स्वरूप नहीं होता। इसके लिए कुछ कारण देते हैं, जैसे सतीश चंद्र बोलते हैं कि मराठों की शक्ति जो थी वो शाहजहां के शासनकाल से ही मराठों की शक्ति का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। और शाहजहां जो था तो सामान्य रूप से उसका जो युग था वो धर्म सहिष्णुता का युग था, इतनी ज्यादा कट्टरता नहीं थी शाहजहां के युग में। और मराठों की जो पावर है वो तो मतलब शाहजहां के शासनकाल में उनकी शक्ति का प्रादुर्भाव शुरू हो जाता है ना। तो बोलते हैं कि इसलिए औरंगजेब की धार्मिक नीति को हम नहीं मान सकते। दूसरा, सतीश चंद्र बोलते हैं कि मराठों का जब उदय होता है तो इनका पहला संघर्ष दक्षिण भारतीय राज्यों से होता है। पहले वो अहमदनगर से लड़ते हैं, बीजापुर से लड़ते हैं, है ना। तो वो बोलते हैं उनका जो संघर्ष होता है वो तो अहमदनगर विजयनगर से होता है, बीजापुर से होता है। औरंगजेब के विरुद्ध थोड़ी उनका संघर्ष होता है शुरुआत में। अगर औरंगजेब की धार्मिक नीति की वजह से मराठों का उत्थान होता तो उनका संघर्ष पहले औरंगजेब से होता, लेकिन वो दक्षिण भारतीय राज्यों से लड़ते हैं। पहले शिवाजी का प्रारंभिक संघर्ष किससे होता है? बीजापुर से होता है ना। तो सतीश चंद्र ये कहते हैं कि सतीश चंद्र महोदय ये कहते हैं मराठों का जो उत्थान होता है वो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों की वजह से नहीं हुआ था। अब फिर हुआ किससे था? मराठों का उत्थान किस कारण से हुआ? तो पहला कारण क्या है? महाराष्ट्र की विचित्र भौगोलिक स्थिति। आपसे मैं पूछूंगा कि मराठों का उत्थान क्यों हुआ, तो आप पहला कारण बताओगे। ये कारण जो है इनको भी आप कर लेना, है ना, कि औरंगजेब की धार्मिक नीति, है ना, और भी कारण बता देना। लेकिन पहला कारण जो सबसे उपयुक्त लगता है वो है महाराष्ट्र की विचित्र या विशिष्ट भौगोलिक स्थिति। देखो क्या होता था कि पश्चिम मतलब दक्षिण पश्चिम भारत में अरब सागर से लेकर उत्तर में सतपुड़ा पर्वत के बीच का जो एरिया है, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें आधुनिक मुंबई राज्य आता है ना, जिसमें खान देश आता है ना, जिसमें कोंकण का एरिया आता है, जिसमें बरार का एरिया आता है, और कुछ एरिया अहमदाबाद मतलब हैदराबाद राज्य का भी आता है। इस प्रदेश को क्या बोला जाता था? मराठवाड़ा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मराठवाड़ा बोला जाता था। ये जो एरिया था ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था,
ठीक है ना। उत्तर दक्षिण में सह्याद्री पर्वत थी यहाँ पे, और उत्तर दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला थी? सह्याद्री थी, और पूर्व पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत था और विंध्य पर्वत था, है ना। तो यहाँ की जो पर्वतमालाएं थी, इस प्रदेश को एक तो क्योंकि पर्वतीय प्रदेश था इसलिए यहाँ के लोग बहुत साहसी होते थे, बारिश यहाँ होती नहीं थी, जमीन उपजाऊ नहीं थी, इसलिए यहाँ के जो लोग थे वो साहसी हो गए थे, है ना। प्रकृति ने इनको साहसी बना दिया था, इनके अंदर साहस का भाव, वीरता, है ना, विपरीत परिस्थितियों में भी न घबराने का भाव प्रकृति ने पैदा कर दिया था। तो पहला कारण क्या हो गया? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति हो गई। दूसरा कारण हो गया कि महाराष्ट्र में इसी समय पर धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। क्या हुआ? महाराष्ट्र में पुनर्जागरण आंदोलन होता है, या धर्म सुधार आंदोलन आप बोल सकते हो, है ना। तो इस समय पर मतलब देखिए महाराष्ट्र में आप लोगों ने मतलब सुना होगा कि जैसे नामदेव ज्ञानेश्वर थे, फिर नामदेव थे, है ना, एकनाथ, कौन कौन से संत होंगे? एकनाथ को क्या बोला जाता है? महाराष्ट्र का तुलसीदास बोला जाता है एकनाथ को, है ना। तुकाराम थे, तुकाराम को क्या बोला जाता है? महाराष्ट्र का कबीरदास बोला जाता है ना। समर्थ गुरु रामदास थे। सर ये शिवाजी के गुरु थे ना? हाँ, समर्थ गुरु रामदास थे, है ना। वामन पंडित थे। ये जो संत थे इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया? समर्थ गुरु रामदास, हाँ गुरु रामदास, है ना। दास बोध इनकी एक बुक है। तो देखो ये जो थे इन संतों ने क्या किया कि महाराष्ट्र में धर्म प्रचार किया, है ना। महाराष्ट्र में जन जागरण आंदोलन चलाया। इन्होंने कहा कि इन्होंने जात पात का विरोध किया, है ना। इन्होंने छुआछूत का विरोध किया। इन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति जो है वो ईश्वर की संतान है ना। इस आधार पर इन्होंने महाराष्ट्र की मतलब जनता के बीच एकता स्थापित करने की कोशिश की, है ना। रामदास ने क्या किया कि मराठों को एकत्रित करने की कोशिश की, उनके बीच मतलब पुनर्जागरण लाया, है ना। तो इन संतों की वजह से जो मराठा समुदाय था, जो मराठा समाज था, उनमें क्या है एकता की भाव आई और राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। इन संतों ने किस भाषा में उपदेश दिया? मराठी भाषा में उपदेश दिया, है ना। जैसे तुकाराम कहते थे कि एकनाथ कहते थे कि मराठी जो है, संस्कृत अगर देवों की भाषा है तो क्या मराठी डाकुओं की भाषा है ना। तो क्या किया कि इन संतों की वजह से भी मराठा समुदाय में एकता आई। इसके अलावा एक कारण था मराठी भाषा, मैंने बताया कि मराठी भाषा के आधार पर, है ना, क्योंकि जितना एरिया था वो सब मराठी भाषा बोलने वाले थे, तो भाषा के आधार पर भी राष्ट्रीय भावना उनमें आई। एक कारण था शिवाजी का चमत्कारिक व्यक्तित्व। क्या था? शिवाजी का चमत्कारिक व्यक्तित्व भी था, है ना। तो एक महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति हो गई, धर्म सुधार आंदोलन हो गया। एक कारण था महाराष्ट्र की सामाजिक स्थिति। क्या थी? सामाजिक स्थिति। देखो महाराष्ट्र में छुआछूत की भावना, है ना, छुआछूत की भावना नहीं थी। महाराष्ट्र के लोगों में छुआछूत की भावना नहीं थी। सभी लोग जो थे वो संघर्षशील स्वभाव के थे, है ना। ज्यादा वहां पे संपन्नता नहीं थी, है ना। तो वो लोग सहनशील थे, लड़ाकू स्वभाव के थे, वीर थे और स्वाभिमानी लोग थे। वहां का समाज भी ऐसा था कि वो किसी के चिंता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उबड़-खाबड़ प्रदेश था, मुगलों से लड़ने के लिए उपयुक्त प्रदेश था, है ना। अचानक अटैक करते थे, भाग जाते थे, पता ही नहीं चलता था कहां चले गए, है ना। तो एक तो शिवाजी मतलब महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, महाराष्ट्र का समाज, है ना, धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है ना। और इसके अलावा शिवाजी का चमत्कारिक व्यक्तित्व, मराठी भाषा, है ना। और कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के परिणाम स्वरूप मराठों का उदय होता है। इसमें भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो सामाजिक एक बात देखो महाराष्ट्र का जो समाज था, तो महाराष्ट्र में बेटा खेती अच्छी होती नहीं थी, जमीन अनुपजाऊ थी, है ना। वहां पे सामाजिक रूप से छुआछूत की भावना,
या जात प्रथा की भावना, इतनी ज्यादा भेदभाव की भावना नहीं थी, है ना। और शिवाजी ने क्या किया था, शिवाजी ने ये जो संत थे इन्होंने क्या किया कि ये जात प्रथा का विरोध करते थे। तो जो महाराष्ट्र की छोटी जातियां थी, शिवाजी ने इनको एकत्रित करके संघर्ष किया। जैसे वहां कुणबी जातियां थी, है ना, कुणबी थी, मराठी की, जो भी वहां की जातियां थी, तो उन जातियों ने क्या किया, जो मराठी जातियां थी, इनके उद्देश्य से, चूंकि वो मतलब छोटी जाति निम्न जाति के लोग थे, तो इनके उद्देश्यों की वजह से उन पर मतलब सकारात्मक प्रभाव हुआ, है ना, इन सब लोग वजह से। तो मैं ये मतलब ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सामाजिक भेदभाव था वो बहुत कम था, है ना, कम था, ऐसा नहीं था बिल्कुल नहीं था, कम था। वहां पे अमीर गरीब का जो भेद होता है वो बहुत कम था, है ना। तो इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, मराठा राज्य का उदय होता है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि मराठा शक्ति के उदय का तत्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण था अहमदनगर का, क्या था तात्कालिक कारण, अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं अहमदनगर का जो शासक था मुर्तजा निजाम साहब था, जिसको दीवाना बोलते थे। तो मुर्तजा निजाम साहब जो है तो उसकी हत्या फतह खान ने कर दी, है ना, और उसने हुसैन निजाम साहब को शासक बना दिया था, और इसके बाद शाहजहां ने अटैक किया, ठीक है ना। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अहमदनगर के पतन से मुगलों के, मतलब अहमदनगर के पतन से मराठों के उत्थान का क्या संबंध है। तो अहमदनगर के पतन से मराठों के उत्थान का यह संबंध है कि जब तक अहमदनगर था वो मराठों की पावर को कंट्रोल करता था, वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता था। जैसे आप लोग देखो कि औरंगजेब ने जब तक बीजापुर गोलकुंडा के राज्य थे, अहमदनगर का राज्य था, तब तक चूंकि ये जो मुस्लिम शक्तियां थी दक्षिण भारतीय, ये मराठों को कंट्रोल करती थी। लेकिन जब शाहजहां ने क्या किया कि अहमदनगर का विलय कर लिया, और इसके बाद 86-87 में बीजापुर, 1686 और 1687 में बीजापुर और गोलकुंडा का औरंगजेब ने विलय कर दिया। तो पहले जो दक्षिण भारतीय राज्य थे ये मराठों को कंट्रोल करते थे, ये भी उनसे लड़ते थे, है ना। अब क्या हो गया, जब इनका विलय हो गया तो संघर्ष सीधे किससे हो गया, मराठों का मुगल से हो गया। और मुगल जो थे तो उन परिस्थितियों के आदी नहीं थे। दक्षिण भारतीय लोग जो थे, जो वहां रह रहे थे, वो तो उन परिस्थितियों के आदी थे, वो, है ना, वो उन पहाड़ी जगह पर, है ना, उबड़ खाबड़ जगह में वो लड़ सकते थे, रह सकते थे। लेकिन मुगल जो थे, मुगल तो आराम तलब हो गए थे, और मैदानी भागों में लड़ने की उनकी आदत थी, है ना, जंगली इलाकों में लड़ने की आदत भी नहीं थी उनके पास। तो इस प्रकार से जब शाहजहां ने क्या किया, जब अहमदनगर का विलय कर दिया तो पहले अहमदनगर कंट्रोल करता था उनको। अब जब अहमदनगर ही नहीं रहा तो उनका संघर्ष क्या हुआ, उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। तो मराठों के उदय का तात्कालिक कारण क्या था, अहमदनगर का उदय। देखो अब कुछ और कथन है जो लिख लो, उसके बाद हम लोग शिवाजी को शुरू करते हैं। एक विद्वान है स्मिथ, क्या नाम है, स्मिथ ने मराठा राज्य को डाकू राज्य कहा है। क्या कहा है स्मिथ ने, मराठा राज्य को डाकू राज्य कहा है। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था। क्या कहता था, औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था। लेकिन यही औरंगजेब ये भी कहता है कि मेरी सेनाएं इतने वर्ष से शिवाजी के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनका राज्य बढ़ रहा है ना। तो डाकू किसने कहा था, डाकू राज्य किसने कहा था, स्मिथ ने कहा था, है ना। शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा था, औरंगजेब ने कहा था। इसके अलावा एक इतिहासकार है, मैंने आपसे बोला गोविंद सखाराम सरदेसाई, इन्होंने लिखा है कि शिवाजी राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति का नेतृत्व करते थे, और समर्थ गुरु रामदास जो है वो राष्ट्र की मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। क्या कहा है इन्होंने, मतलब उनका यह कहना था कि राजनीतिक रूप से मराठों को एकत्रित किसने किया, शिवाजी ने किया, और मानसिक रूप से किसने किया, समर्थ गुरु रामदास ने किया, है ना। मतलब धर्म प्रचार के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से, है ना, राष्ट्रवाद की भावना के माध्यम से किसने किया, समर्थ गुरु रामदास ने कहा। कौन बोलते हैं ये, सरदेसाई बोलते हैं। पूरा नाम क्या है, गोविंद सखाराम सरदेसाई। ये बोलते हैं कि शिवाजी
राष्ट्र की राजनैतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे और समर्थ गुरु रामदास जो है वो मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। अब शिवाजी की नेपोलियन से तुलना किसने की है? महादेव गोविंद रानाडे ने। किसने की है? महादेव गोविंद रानाडे ने शिवाजी की तुलना किससे की है? नेपोलियन से की है, गोविंद रानाडे ने। जदुनाथ सरकार ने शिवाजी के बारे में लिखा है कि शिवाजी हिंदू जाति में उत्पन्न अंतिम क्रियाशील क्रियात्मक व्यक्ति और महान संस्थापक थे, महान व्यवस्थापक थे। किसने कहा है? जदुनाथ सरकार ने कहा है कि शिवाजी हिंदू जाति में उत्पन्न अंतिम महान सृजनशील व्यक्ति थे, महान क्रियात्मक व्यक्ति थे, संस्थापक थे, है ना। अब देखो शिवाजी हिंदू जाति में उत्पन्न अंतिम महान सृजनशील व्यक्ति और संस्थापक थे, व्यक्तित्व के धनी और संस्थापक, है ना। अब देखो अंतिम महान क्रियात्मक और संस्थापक व्यक्ति थे, है ना। अब देखो शिवाजी जो थे बेटा, तो शिवाजी का जन्म है ना कब हुआ? 19 फरवरी, है ना, 19 फरवरी 1630 को सिवनेरी दुर्ग पर हुआ। इनकी जो कुल देवी थी वो माता तुलजा भवानी थी और माता सिवनेरी के नाम पर शिवाजी का नाम शिवाजी पड़ा, ठीक है ना। माता सिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम क्या पड़ा? शिवाजी पड़ा। इनके जो पिता थे वो शाहजी भोसले थे और माता इनकी जीजाबाई थी। माता कौन थी? जीजाबाई थी। दादा कोंडदेव इनके शिक्षक थे और प्रतिपालक भी थे। कौन? दादाजी कोंडदेव इनके शिक्षक थे और प्रतिपालक भी थे, है ना। दादा कोंडदेव के व्यक्तित्व का शिवाजी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, है ना। शिवाजी की माता का भी शिवाजी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, है ना। तो शिवाजी के पिताजी कौन थे? शाहजी भोसले थे। माता कौन थी? जीजाबाई थी। उनके प्रतिपालक या उनके शिक्षक, है ना, जैसे अकबर के अतालिक कौन थे? बैरम खान थे, है ना। ऐसे शिवाजी के अतालिक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी के वंश का क्या नाम था? भोसले था। भोसले क्या है? आप लोग ये भी सोच सकते हो भोसले नाम क्यों है वंश का, है ना। तो देखो भोसले नाम, भोसले जो थी वो जाति थी, क्या थी? भोसले जाति थी जो मराठी जाति है, जो स्वभाव से लड़ाकू होती थी और इनका पेशा क्या था? इस जाति के जो लोग थे वो पशुपालन करते थे और खेती करते थे, ठीक है ना। ये जात बहुल रूप से महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है ना। शाहजी भोसले, है ना। अब हाँ, सिवनेरी दुर्ग में हुआ था, है ना। अब देखो शिवाजी ये दावा करते हैं कि वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। जब उनका राज्याभिषेक होना था, जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे उन्होंने उनका इस आधार पर राज्याभिषेक करने से मना कर दिया कि आप क्षत्रिय नहीं हो, है ना, और आप शूद्र जाति से हो, शूद्र वर्ण से हो, इसलिए आप शासक नहीं बन सकते हो। किसने कहा? महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने कहा। तो उन्होंने बनारस के पंडित गंगाधर भट्ट को बुलाया था, विश्वस्वरूप गंगाधर। उन्होंने उनकी वंशावली निकाली और उन्होंने कहा कि शिवाजी किस वंश के हैं? सिसोदिया वंश के हैं, क्षत्रिय हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर अटैक किया तो एक उन्हीं के मेवाड़ के एक व्यक्ति थे सज्जन सिंह। कौन थे? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह जो है महाराष्ट्र आ गए थे और इन्हीं के वंशज कौन है? शिवाजी। तो शिवाजी पितृपक्ष की ओर से किस वंश के थे?
सिसोदिया वंश के थे। और मातृपक्ष की ओर से किस वंश के थे? देवगिरी के यादव वंश के थे। आप लोगों ने सुना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर अटैक किया था और देवगिरी के जो शासक थे उनकी पुत्री झत्यपाली देवी से विवाह भी कर लिया था, है ना। मलिक काफूर ने देवगिरी में अटैक किया था, है ना। तो पितृपक्ष की ओर से कोई डाउट है? बोलो। सर फिर से कर दीजिए इसको। देखो शिवाजी जो थे, तो शिवाजी का जब राज्याभिषेक होने लगा, है ना, कब हुआ था उनका राज्याभिषेक? मैं फिर से बताऊंगा जब वहां पहुंचूंगा। तो उनका राज्याभिषेक 6 जून 6 जून 1674 AD को हुआ था। 2 बार उनका राज्याभिषेक हुआ है ना। क्योंकि पहले राज्याभिषेक के बाद उनकी माता की डेथ हो गई थी, इसलिए दोबारा फिर हुआ था। तो उनका जब राज्याभिषेक होना था तो महाराष्ट्र के जो ब्राह्मण थे उन्होंने 6 जून 1674 हाँ, है ना। तो देखो वहां में जो ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के, उन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करने से मना कर दिया। इस आधार पर मना कर दिया कि शिवाजी क्षत्रिय नहीं है, ठीक है। तो शिवाजी ने क्या किया कि बनारस के काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे विश्वेश्वर उर्फ गंगाधर भट्ट, उनको बुलाया और उनसे राज्याभिषेक करने के लिए कहा। उन्होंने शिवाजी की वंशावली को चेक किया, है ना। और जब वंशावली को चेक किया तो विश्वेश्वर उर्फ गंगाधर भट्ट ने बताया कि शिवाजी जो है वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के हैं। मेवाड़ का मतलब प्रतापी वंश माना जाता है। सिसोदिया किस वंश के हैं? मेवाड़ के सिसोदिया वंश के हैं, ठीक है ना। तो मेवाड़ के ऐसा माना जाता है कि 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के शासक रत्न सिंह पर आक्रमण किया, रत्न सिंह पर, तो सज्जन सिंह जो थे वो राजस्थान से कहां आ जाते हैं? महाराष्ट्र आ जाते हैं। और उन्हीं के वंशज कौन थे? शिवाजी थे, है ना। तो फिर भोसले, शाह जी भोसले सज्जन सिंह के वंश के हो गए, ठीक है ना। अब शिवाजी की माता जो जीजाबाई थी वो लखूजी यादव की पुत्री थी, लखूजी यादव की पुत्री थी। जो लखूजी यादव थे वो मानते थे कि वो देवगिरी के यादवों के वंशज हैं, जो देवगिरी के यादव थे। तो शिवाजी मातृपक्ष की ओर से कहां के हो गए? देवगिरी के यादव के, है ना। मतलब अपने नाना जी की तरफ से देवगिरी के यादवों के वंशज हो गए, अपने पिता की ओर से सिसोदिया वंश के हो गए, है ना। अब देखो शिवाजी जो थे जन्मावली है ना हुआ था। अगर आपको जन्म एक डेट हो गई इनकी जन्म की, राज्याभिषेक अगर लिखना हो हालांकि बता दूंगा फिर से, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख लो डेट एक साथ। 6 जून 1674 को पहला राज्याभिषेक होता है, दूसरा राज्याभिषेक होता है 24 सितंबर 1674 को भी, है ना। और 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो जाती है ना। पहला राज्याभिषेक कौन करते हैं? उनके गंगाधर भट्ट करते हैं, विश्वेश्वर को गंगाधर भट्ट। और दूसरा राज्याभिषेक उनके करते हैं निश्चलपुरी गोस्वामी, ये कांची के थे। कहां के थे? कांची के थे निश्चलपुरी गोस्वामी। ये तांत्रिक विधि से करते हैं, क्योंकि शिवाजी के राज्याभिषेक के 11वें दिन मतलब 17 जून को शिवाजी की माता जीजाबाई की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस वजह से शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के टाइम को अशुभ माना, मुहूर्त को क्या माना कि अच्छा मुहूर्त नहीं था। इस वजह से क्या किया उन्होंने कि दोबारा राज्याभिषेक कराया, तांत्रिक विधि से कराया 24 सितंबर, है ना। 24 सितंबर पहला कराया काशी के विद्वान गंगाधर भट्ट ने, विश्वेश्वर गंगाधर कर लो, है ना। तो और उनकी मृत्यु कब होती है? 3 अप्रैल 1680 को। कहां होती है? राजगढ़ में होती है, ठीक है। जन्म होता है शिवनेरी के किले में और मृत्यु कहां होती है? राजगढ़ में होती है। शिवाजी की राजधानी क्या थी? राजगढ़ थी। उनका राज्याभिषेक कहां हुआ था? राजगढ़ में हुआ था, ठीक है ना। अब देखो पहला राज्याभिषेक सेकंड उनका नाम था निश्चलपुरी गोस्वामी, हाँ पुरी गोस्वामी। ये तांत्रिक थे और इन्होंने तांत्रिक विधि से शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक कराया, है ना। डेट क्या थी? हाँ डेट 24 सितंबर 1674 4, है ना।
देखो अब शिवाजी जो थे बेटा, तो एक व्यक्ति थे बाबा जी। क्या नाम था? बाबा जी, ठीक है ना। बाबा जी जो थे ये पूरे के पास पटेल थे। पटेल मतलब गांव का प्रमुख होता है ना। तो बाबा जी का एक पुत्र हुआ मालो जी। क्या हुआ? कौन? बाबा जी के पुत्र का क्या नाम था? मालो जी। मालो जी के पुत्र हुए साह जी। कौन हुए? साह जी। और साह जी के पुत्र हुए शिवाजी, है ना। साह जी भोसले जो थे उनकी जो पहला विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? साह जी भोसले का विवाह 1605 में लखू जी जाधव की पुत्री जीजाबाई से हुआ था। लेकिन लखू जी जाधव जब मुगलों की सेवा में चले गए तो शाह जी भोसले उनसे नाराज हो गए और उन्होंने तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लिया। किससे कर लिया था? तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लिया था। किसने कर लिया था? शाह जी, है ना। अब देखो ये समझ में आ गया। बाबा जी थे, उनके पूर्वज थे। फिर मालो जी हुए, है ना। बाबा जी के 2 पुत्र थे, मालो जी और बिठो जी, है ना। फिर मालो जी के शाह जी हुए, शाह जी के शिवाजी, है ना। शाह जी के एक पुत्र का नाम व्यंको जी भी था, है ना। एक इनके पुत्र का नाम संभाजी था। संभाजी तो इनके थे ना? नहीं, इनके ही पुत्र एक संभाजी थे जिनकी डेथ हो जाती है ना। वो जीजाबाई के ही पुत्र थे। और उसकी संभाजी की जो हत्या हुई थी उसमें अफजल खान का भी हाथ था। इसीलिए शाह जी भोसले ने अफजल खान को विषैला शब्द कहा था। अफजल खान के बारे में बताऊंगा अभी। अब देखो, अगर बेटा हमें मराठों का इतिहास पढ़ना है तो मराठा इतिहास को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट में हम किसका इतिहास पढ़ते हैं? एक पार्ट में हम पढ़ते हैं शिवाजी का, मतलब एक जो इतिहास है बेटा वो छत्रपति का इतिहास है। किसका इतिहास है? छत्रपति। और दूसरा जो इतिहास है वो हो जाता है पेशवाओं का, है ना। दूसरा जो इतिहास हो जाता है वो पेशवा का। तो छत्रपति के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पहले शिवाजी, शिवाजी के बाद फिर संभाजी, संभाजी के बाद फिर राजाराम, राजाराम के बाद ताराबाई, ठीक है। इनका कम से कम क्रम तो याद रखोगे। तो क्रम याद रखोगे तो पहले हो जाते हैं कौन? पहले हो जाते हैं शिवाजी, ठीक है। शिवाजी के बाद संभाजी हो जाते हैं, है ना। शिवाजी की 3 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो जाती है तो शिवाजी के पुत्र संभाजी शासक बनते हैं। संभाजी की औरंगजेब जो है वो हत्या करा देता है 1689 में। तो अगले शासक राजाराम बनते हैं और राजाराम की जब मृत्यु होती है तो ताराबाई शासन करती है, ठीक है ना। और ताराबाई के बाद साहू बनते हैं तो साहू के शासनकाल में फिर पेशवाओं का हो जाता है। अब ऐसे ही पहले पेशवा जो हैं तो कौन बनते हैं? बालाजी विश्वनाथ बनते हैं 1714 में। फिर बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बनते हैं बाजीराव प्रथम। फिर बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव बनते हैं। जानते हो इन सबका नाम ना? जानते हैं, है ना। देखो पहले पार्ट में कौन शासन करता है? पहले पार्ट में देखो जो मराठा का इतिहास है बेटा वो अब 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट में छत्रपति शासन करते हैं, ठीक है। अब छत्रपति के जो प्राइम मिनिस्टर होते थे वो कौन होते थे? पेशवा होते थे। जब साहू का काल आया तो 1707 में साहू बनते हैं पेशवा, ठीक है ना। साहू का काल में क्या होता है? बात ताराबाई का, है ना। देखो साहू जब छत्रपति बनते हैं तो साहू के शासनकाल में जो बालाजी विश्वनाथ थे उनके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम बनता है। मतलब इनके टाइम पीरियड में पेशवाओं की शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। जो छत्रपति है, जो शासक है वो वीक हो जाता है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो मजबूत हो जाता है। तो सारी पावर उनके हाथ में आ जाती है। नाम मात्र के लिए रहते हैं, साहू नाम मात्र के लिए रहता है, लेकिन सारी चीजें कौन करता है? पेशवा करने लगता है ना। तो पेशवा जो होते हैं, जैसे आप लोग बेटा जानते होंगे कि भारत में अंग्रेजों ने जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने, आप ये मान सकते हो कि भारत की सत्ता मुगलों से प्राप्त नहीं थी।
अंग्रेजों ने भारत की सत्ता किससे प्राप्त की है? मराठा से। उस समय पर सबसे बड़ी पावर कौन थे? मराठी। बालाजी विश्वनाथ कहता था कि उसके जो घोड़े हैं वो अटक से लेकर कटक तक पूरा पानी पिए हैं, तीनों समुद्रों के पानी पीते हैं, है ना। तो पावर उस समय कौन थी? मेन पावर कौन थी? जब अंग्रेज आए मराठे थे, मुगलों की पावर कम हो गई थी। तो जब तक छत्रपति थे, है ना, तो शिवाजी, संभाजी, राजा राम और ताराबाई, इनके शासनकाल में पावर किसके पास थी? छत्रपति के पास थी। बाद में जब पेशवा होते हैं तो बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, पानीपत का जो थर्ड युद्ध होता है बालाजी बाजीराव के शासनकाल में होता है ना। फिर माधवराव, पेशवा माधवराव, है ना, कहते हैं बहुत अच्छे पेशवा थे। ग्रांड डफ ने उनके बारे में लिखा है, पेशवा माधवराव के बारे में, कि पानीपत के युद्ध से मराठों को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना पेशवा माधवराव की मृत्यु से हुआ। मतलब वो बहुत योगी पेशवा थे, है ना। तो और अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे, सभी लोग जानते होंगे, है ना। अंग्रेजों से उन्होंने पूना की संधि की थी, है ना, और मराठा राज्य का अंत हो गया था। और बाजीराव द्वितीय के बेटे का क्या नाम था? नाना साहब। नाना साहब का नाम सुना होगा, जो 1857 की क्रांति में शामिल थे, है ना। तो देखो, मैंने मतलब आपको बताया कि दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में पेशवा वाला टाइम पीरियड का नहीं है, बीए थर्ड सेम का जो सिलेबस है उसमें पेशवा टाइम पीरियड का नहीं है, तो हम लोग पेशवा नहीं पढ़ते। ये आप लोग पढ़ोगे जब आधुनिक भारत पढ़ोगे तब, ठीक है ना। तो हम लोग शिवाजी का छत्रपति का पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने आपको बताया बेटा शिवाजी जो थे उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 19 फरवरी 1630 को सिंगरेली में उनका जन्म हुआ, है ना। उनके जो पिता थे, शिवाजी अपने पिता के प्रिय पुत्र नहीं थे, है ना। उनके पिता ने क्या किया कि उनको पूना में छोड़कर वो चले गए कर्नाटक, ठीक है, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब शिवाजी जो है तो दादाजी कोंडदेव के साथ रहते हैं, है ना। दादाजी कोंडदेव उन्हें शिक्षा देते हैं, है ना। उन्हें विभिन्न प्रकार की शिक्षा, जो तलवारबाजी है, घुड़सवारी है ना, हर प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। और दादाजी कोंडदेव के व्यक्तित्व का शिवाजी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। अब शिवाजी के विवाह शादी कौन कितनी होती है? तो देखो, शिवाजी की पहली पत्नी कौन थी? सईबाई थी। क्या नाम था? सईबाई। इनसे इन्हें एक पुत्र होता है जिसका क्या नाम था? संभाजी, है ना। पहली पत्नी कौन थी? सईबाई या साईबाई से मिलता है। इनसे इनके पुत्र होते हैं संभाजी, जो इनके बड़े पुत्र थे, और इन्होंने शिवाजी के काल में विद्रोह भी किया था। तो शिवाजी ने क्या किया था कि पन्हाला के दुर्ग में कैद कर लिया था, जेल में डाल दिया था। शिवाजी ने अपने बड़े पुत्र संभाजी को जेल में डाल दिया था, पन्हाला के दुर्ग में। इसीलिए जब शिवाजी की डेथ होती है तो शिवाजी का अंतिम संस्कार कौन करते हैं? राजा राम करते हैं, क्योंकि ये जेल में थे, संभाजी जेल में थे। तो शिवाजी के बड़े पुत्र कौन है? संभाजी। तो संभाजी की मां का क्या नाम था? साईबाई। दूसरी उनकी पत्नी थी पुतलीबाई। शिवाजी की मृत्यु पर यही उनके साथ सती हुई थी। शिवाजी की मृत्यु पर पुतलीबाई थी, उनके साथ सती हुई थी। इसके बाद एक थी सोयराबाई। ये जो थी शिवाजी की राजमहिषी थी। जब राज्याभिषेक हुआ था तो राज्याभिषेक के अवसर पर यह राजमहिषी बनी थी, मतलब प्रधान रानी, है ना, महारानी बोल सकते हो आप। तो कौन बनी थी? सोयराबाई बनी थी। जब राज्याभिषेक हुआ था तो ये राजमहिषी बनी थी। राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने इनसे दोबारा विवाह किया था, है ना। मतलब जो देखो बेटा क्या होता है, हिंदू धर्म के अनुसार जब पति कोई धार्मिक कृत्य करता है तो उसमें पत्नी भी सम्मिलित होती है ना। तो शिवाजी ने जो धार्मिक कृत्य किया, है ना, जैसे उनका मतलब राज्याभिषेक के अवसर पर जो उनके धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, उनका तुलादान होता है ना, उनका हिरण्यगर्भ संस्कार किया जाता है
है ना, उनको 7 बार 7 तरह की धातुओं से तौला जाता है, जो भी वहां धार्मिक संस्कार होते हैं, तो उसमें उनकी पत्नी भी सहभागी रहेगी। तो यही पत्नी थी जो उनके साथ उस धार्मिक कृत्य में सहभागी होती है ना, मतलब ये भी रहती है। तो प्रधानमंत्री कौन रहती है शिवाजी की, महारानी कौन रहती है, सोयराबाई रहती है, इनके पुत्र राजा राम रहते हैं। कौन रहते हैं, राजा राम। इसके अलावा बेटा आप लोगों ने सुना होगा बिंबिसार जो था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना, ऐसे ही आपने चंद्रगुप्त प्रथम का नाम सुना होगा, है ना। ये लोग क्या करते हैं, अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, है ना, विवाह के द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करते थे। ऐसे ही शिवाजी ने भी अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई सारे विवाह किए थे। मराठा खानदान में बड़े बड़े मराठा परिवारों से, है ना, अपना अच्छा संबंध कायम करने के लिए, जैसे इनकी एक बाई थी लक्ष्मीबाई, एक इनकी पत्नी थी, है ना, एक इनकी पत्नी थी सगुनाबाई, है ना, सगुनाबाई इनकी पत्नी थी, एक इनकी लक्ष्मीबाई पत्नी थी, कई सारे विवाह किए थे शिवाजी ने। अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, अब शिवाजी का हम लोग पढ़ेंगे। शिवाजी को पढ़ने के लिए शिवाजी के जीवन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो आसानी हो, ठीक है। पहला पार्ट हो जाएगा उनके जन्म से लेके, मतलब 1630 में उनका जन्म होता है, तो 1630 से लेके 1659 तक, है ना, जब उनका मुगलों से और अफजल खान को संघर्ष होता है। दूसरा हो जाएगा 1659 से 1659 से 1674 तक, उनके राज्याभिषेक तक, है ना, और फिर हो जाएगा 74 से 80, है ना। तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा 74 से 1680 तक। अब देखो इसका जो पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट में बेटा हम लोगों ने उनका जन्म पढ़ा, उनका जन्म होता है ना। शिवाजी के व्यक्तित्व पर उनकी माता का प्रभाव पड़ता है, और किसका पड़ता है, दादा कोलदेव का पड़ता है, और किसका पड़ता है, समर्थ गुरु रामदास का पड़ता है। और रामदास, समर्थ गुरु रामदास जो थे, उनके वस्त्र को भी शिवाजी अपना ध्वज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समर्थ गुरु रामदास के वस्त्र को, जो भगवा वस्त्र था, उसको वो अपना ध्वज बनाते हैं, ठीक है ना। तो शिवाजी क्या करते हैं कि शिवाजी प्रारंभिक विजय अभियान शुरू करते हैं, शिक्षा दीक्षा के बाद प्रारंभिक विजय अभियान शुरू करते हैं, है ना। उनका बचपन कहाँ बीतता है, पुणे के लाल महल में बीतता है ना। और उनके पिताजी जो थे, उनके पिताजी ने उनकी मां का परित्याग कर दिया था और दूसरी पत्नी से शादी कर ली थी, है ना। तो शिवाजी अपना विजय अभियान शुरू करते हैं, और सबसे पहले कौन सा किला जीतते हैं, तोरण जीतते हैं। क्या जीतते हैं, तोरण। कब जीतते हैं, 1646 में। दूसरा कौन सा जीतते हैं, बताओ, मुरुंबगढ़, राजगढ़, है ना, मुरुंबगढ़ को राजगढ़ बोलते हैं, है ना। तो दूसरा राजगढ़ कर दो, इसको ही मुरुंबगढ़ भी बोलते हैं, है ना। तीसरा जीतते हैं कोंडाना। कौन सा जीतते हैं, कोंडाना जीतते हैं, है ना। ये मतलब कुछ किले हैं, इनको याद कर लेना। कोंडाना कब जीतते हैं, देखो राजगढ़ जीतते हैं 46 में, कोंडाना जीतते हैं 47 में, है ना। इसके अलावा 47 में ही एक जीतते हैं, कौन सा, तोरण का 46, है ना। मुरुंबगढ़ या राजगढ़ का 46, कोंडाना का 47 और चाकन का भी 47। कब जीतते हैं, चाकन 47। शिवाजी का जो प्रारंभिक संघर्ष होता है वो किसके विरुद्ध होता है, बीजापुर के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है, बीजापुर के विरुद्ध होता है। अब इसके बाद पुरंदर जीतते हैं 54 में, बस कुछ किलो को याद कर लो। पुरंदर कब जीतते हैं, 54 में। जावली जीतते हैं 56 में, 1656 में। शिवाजी कौन सा किला जीतते हैं, जावली जीतते हैं। किससे जीतते हैं, चंद्रराव मोरे से जीतते हैं। और शिवाजी का मुगलों से संघर्ष कब होता है, 1557 से प्रारंभ होता है, है ना।
देखो मैंने आपको बताया था बेटा शिवाजी के जो पिताजी जो थे। सर ये जो किलो का आपने लिखवाया किससे जीता वो भी बता दीजिए। कौन सा? ये जो 6 करवाए हैं। ये कुछ मुगलों के अधीन थे और कुछ बीजापुर के शासकों के अधीन थे, है ना? कौन से? ये आप बस यही इतना ही पूछता है ना, ये नहीं पूछता कि किससे कौन सा किला जीता, है ना? अलग अलग किलेदार थे और किलेदारों से जीता था उन्होंने, है ना? ये जावली का इंपॉर्टेंट है कि चंद्रराव मौर्य से जीता था, ठीक है ना? और जावली विजय से भी शिवाजी का जो है विजय अभियान मतलब माना जाता है चंद्रराव मौर्य, है ना? अब देखो शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी भोसले, आप लोग जानते हो कि पहले वो किसके अधीन काम करते थे? अहमदनगर के अधीन काम करते थे, है ना? शाहजहां मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि शाहजहां के टाइम पीरियड में शाहजी भोसले क्या करते हैं कि अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय को शासक बनाते हैं, है ना? एक 10-11 वर्ष के बालक मुर्तजा निजाम शाह को शासक बना दिया था शाहजी भोसले ने और खुद उसके संरक्षक बन गए। बाद में शाहजहां ने अटैक किया और शाहजहां ने जब अटैक किया तो वो पराजित हो गए, सारे दुर्ग छोड़ के कहां चले गए? बीजापुर चले गए, है? अच्छा ये बताओ मराठों को सबसे पहले मनसबदारी व्यवस्था में किसने सम्मिलित किया था? अहमदनगर के जो नहीं मनसबदारी व्यवस्था कुछ रहा, मनसबदारी व्यवस्था किसकी है? शाहजहां जहांगीर, है ना? और शाहजी भोसले को 5000 का मनसब प्राप्त था, है ना? शाहजी भोसले को कितने का मनसब मिला था? शाहजी भोसले को 5000 का मनसब मिला था। संभाजी को 5000 का मनसब मिला था। शिवाजी को औरंगजेब ने 5000 का मनसब दिया था, इस वजह से वो नाराज हो गए थे, है ना? और औरंगजेब ने साहू को 7000 का मनसब दिया था। साहू कौन है? सर वो इसके बाद के लास्ट ताराबाई के बाद संभाजी के पुत्र हैं। संभाजी की एक पत्नी थी, उनका नाम था येसुबाई। तो येसुबाई और साहू जो है, तो जब औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करा दी थी कवि कलश के साथ, है ना, 1689 में, तो उसने साहू की मदर को किडनैप कर लिया था। तो साहू का पालन पोषण जो है वो मुगल हरम में हुआ था और औरंगजेब की बेटी ने उनको पाला था। अब सुनो, देखो शिवाजी जब जैसे विजय प्राप्त करते हैं तो जो बीजापुर का शासक था, है ना, तो बीजापुर का शासक मतलब शिवाजी से भयभीत हो गया। उसने सोचा कि शिवाजी पर कंट्रोल करना आवश्यक है ना? क्या सोचा उसने सोचा कि शिवाजी ने 57 में कोंकण को भी जीता 1657 में। तो उसने सोचा कि शिवाजी पर कंट्रोल करना आवश्यक है। तो उस समय पर वहां का जो शासक था वो 18 वर्ष का था और उसकी जो मां थी उसका नाम था बड़ी बेगम, है ना? तो उसने क्या किया कि शिवाजी के दमन के लिए किसको भेजा? अफजल खान को भेजा। किसको भेजा? अली आदिल शाह नाम है ना? बीजापुर का शासक कौन था? अली आदिल शाह। तो अली आदिल शाह ने किसको भेजा? अफजल खान को भेजा। अफजल खान का पूरा नाम क्या था? अब्दुल्ला पटेली, ठीक है ना? तो अफजल खान को शिवाजी के दमन के लिए भेजा। उस समय पर शिवाजी प्रतापगढ़ थे, ठीक है ना? प्रतापगढ़ के दुर्ग में थे। अफजल खान ने फेंकी बखारी, बोल दिया कि मैं बिना घोड़े से उतरे शिवाजी को किडनैप कर लूंगा, पकड़ के ले आऊंगा पहाड़ी चूहे को, है ना? और ये गया, और जब ये गया तो इसने क्या किया कि वहां आसपास के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, छोटे छोटे किलों पर हमला करना शुरू किया, गांवों पर हमला शुरू किया। ये चाहता था शिवाजी इससे लड़ने के लिए आए। इसके पास बड़ी सेना थी, है ना? इसके पास तोप थे, हाथी थे, घुड़सवार थे, लेकिन इसकी सेना, ये जो सेना थी, ये पहाड़ों पर लड़ नहीं सकती थी जंगल में, है ना? ये चाहता था शिवाजी सामने आए। शिवाजी सामने ही नहीं आते थे। इसने पंढरपुर पर भी हमला किया। पंढरपुर क्या था? भक्ति आंदोलन का केंद्र था, है ना? आप लोग मतलब एक चीज और उसमें नोट कर लेना कि पंढरपुर जो था, पंढरपुर क्या था? महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन था उसका केंद्र था। और तुकाराम ने
बारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। बारकरी, और ये लोग विठोबा की पूजा करते थे। बारकरी है ना। और समर्थ गुरु रामदास ने धरकरी संप्रदाय की स्थापना की। धरकरी, सर एक बार तुकाराम ने बारकरी संप्रदाय की स्थापना की। हाँ, है ना। ये लोग पंढरपुर में विठोबा की पूजा करते थे, ठीक है ना। और समर्थ गुरु रामदास ने धरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो देखो अफजल खान ने क्या किया कि जो वहां के धार्मिक केंद्र थे उनको भी नष्ट करना शुरू किया। उसने सोचा कि शिवाजी बाहर आए, लेकिन शिवाजी बाहर आ ही नहीं रहे थे। तो अफजल खान ने अपने एक दूत को भेजा, क्या नाम था उनका, कृष्णाजी भास्कर, है ना। कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा और उनको संदेश भिजवाया कि आप हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दो। मैं अपने राजा से, मतलब बीजापुर के शासक अली आदिल शाह से, आदिल शाह की मृत्यु हो गई थी 56 में, 1656 में आदिल शाह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अली आदिल शाह शासक बनते हैं। तो उसने कहा कि मैं अपने शासक से आपको छूट दिलवा दूंगा, आपको इच्छा हो तो आप दरबार में हाजिर होना, नहीं इच्छा हो तो मत होना, है ना। मैं आपको बहुत सारे पुरस्कार दूंगा। किसके माध्यम से संदेश भेजा? अपने दूत कृष्णाजी भास्कर। अफजल खान के दूत कौन थे? कृष्णाजी भास्कर जाते हैं। अब शिवाजी से जब कृष्णाजी भास्कर मिले तो कृष्णाजी भास्कर ब्राह्मण थे, है ना। तो शिवाजी ने उनको प्रणाम किया, उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। और इसके बाद शिवाजी ने उनको मतलब उपहार दिए और उनसे कहा कि मतलब देश में जो है वो चूंकि मुगल शासकों की वजह से जगह जगह मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है और मैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि अफजल खान का उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने इशारों में बता दिया कि अफजल खान का जो उद्देश्य है वो अच्छा है। अब शिवाजी ने अफजल खान से मिलने के लिए ये नाटक अपना, उन्होंने एक दूत भेजा। उनके दूत का नाम गोपीनाथ था। शिवाजी, अफजल खान के दूत का नाम कृष्ण जी भोसले, कृष्ण जी था, है ना। और उनके दूत का नाम क्या था? गोपीनाथ। अब गोपीनाथ से शिवाजी ने कहा, क्योंकि गोपीनाथ अफजल खान के पास गए, उन्होंने कहा शिवाजी आपसे मिलना तो चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं आपसे, तो आप कब सेना लेके आइए, आप मतलब अकेले आइए। तो अफजल खान ने जिस स्थान पर उनको मिलने के लिए बुलाया था, शिवाजी वहां नहीं गए। वो सतारा के पास एक गांव था, पार गांव। कौन सा स्थान था? पार गांव। पार गांव के पास, सॉरी प्रतापगढ़ के पास, सतारा नहीं है ना। सर कोई जंगल था ना, वहां पे बुलाया था, है ना। सतारा नहीं है, प्रतापगढ़ है ना। प्रतापगढ़ के किले में थे वो। तो वहां पार गांव के पास प्रतापगढ़ के किले के नजदीक ही उन्होंने मिलने के लिए स्थान निर्धारित किया। इसके बाद अफजल खान वहां आता है और अफजल खान आता है तो उसके साथ उसके कुछ सैनिक भी रहते हैं। तो शिवाजी फिर संदेश भेजते हैं कि अगर आप इस तरफ अपने दूत को भेजते हैं और उनका दूत अफजल खान से कहता है कि वो आपसे तभी मिलेंगे जब आप सिर्फ मतलब अकेले आएंगे, है ना। आप सेना लेके आएंगे, शिवाजी डरते हैं आपसे। अब अफजल खान जो था वो 7 फुट का था, अच्छी डील डॉल थी। उसने सोचा कि शिवाजी अगर अकेले आएंगे और व्यक्तिगत झगड़ा अगर होगा तो मैं निपट लूंगा शिवाजी से, है ना। उसको अपनी पावर, अपनी शक्ति पे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, है ना। तो इस प्रकार और शिवाजी ने क्या किया कि शिवाजी ने अंदर मतलब अपने कुर्ते के नीचे जाली पहन ली, बकनखा ले लिया, है ना। और शिवाजी पहुंच गए उससे मिलने के लिए। अब अफजल खान जो था, तो अफजल खान के साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध तलवारबाज था, सैयद बांदा। कौन था? सैयद बांदा, बहुत ही प्रसिद्ध तलवारबाज था ये। और शिवाजी अपने 2 अंगरक्षक थे शिवाजी के। एक था जीव महल, एक थे शंभूजी कावजी, है ना। महाराष्ट्र में बात मतलब एक कथन चलता है कि अगर जीवा न होता तो शिवा न होता, है ना। क्योंकि शिवाजी पर जब अटैक करते हैं वो लोग तो यही उनकी रक्षा करते हैं। तो एक मतलब ये वहां पे कथन चलता है ना। एक लाइन है कि अगर जीवा न होता तो शिवा न होता, ठीक है ना। ये जो जीवा थे ये नाई जाति के थे। किस जाति के थे? नाई जाति के थे। तो अफजल खान आता है
और अफजल खान शिवाजी से गले मिलने के लिए खड़ा होता है और कहते हैं कि वो शिवाजी की मतलब गर्दन दबाने की कोशिश करता है और पीठ पर खंजर से मार करता है, लेकिन शिवाजी सतर्क थे तो बगनखे से उसका पीठ फाड़ देते हैं, है ना। और इसके बाद जीव महल शंभूजी काऊजी जो थे वो क्या करते हैं, वो अफजल खान की गर्दन रख देते हैं और शिवाजी ने पालकर के नेतृत्व में आसपास मतलब झाड़ियों में सेना छुपाई हुई थी, तो वो जो सेना थी वो अफजल खान की सेना पर अटैक करती थी, ठीक है ना। और शिवाजी को लूट का बहुत सारा माल मिलता है। इस प्रकार से अफजल खान की क्या होती है, हत्या हो जाती है। कब होती है हत्या? 10 नवंबर 1659 को, ठीक है ना। 10 नवंबर 1659 को शिवाजी अफजल खान की हत्या कर देते हैं, ठीक है ना। तो कौन हो जाता है मिलने? 10 नवंबर 1659 को अफजल खान की शिवाजी हत्या कर देते हैं, है ना। शिवाजी के अंगरक्षक कौन थे? जीव महल थे। वैसे इनका कहीं कहीं नाम जीवा महला मिलता है ना। तो जीव महल थे और शंभूजी काऊजी थे। शिवाजी के अंगरक्षक थे 2 लोग और अफजल खान के साथ कौन था? सैयद बांदा था, है ना। इसके अलावा जो दूत थे कृष्णा जी भास्कर भी थे साथ में इनके और गोपीनाथ भी थे, है ना। गोपीनाथ शिवाजी के। अब इसके बाद शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने औरंगजेब उत्तराधिकारी के युद्ध की वजह से उत्तर भारत में आ गया था 57 में, है ना। 58 में 57-58 में जब शाहजहां बीमार हुए तो औरंगजेब कहां आ गया, है ना। 1657-58 में शाहजहां बीमार हुए, औरंगजेब नॉर्थ इंडिया आ गया। तो शिवाजी ने वहां क्या किया कि अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। तो औरंगजेब ने क्या किया कि शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। किसको भेजा? शाइस्ता खान को भेजा। अब शाइस्ता खान बहुत बड़ी सेना लेके आया और उसने क्या किया कि शिवाजी के कई सारे दुर्गों पर अधिकार कर लिया और पूना को घेर लिया और पुणे में जहां शिवाजी रहते थे वहां भी इसने कब्जा कर लिया। कब आया? इसको औरंगजेब ने 1659-60 में नियुक्त किया और 63 तक रहता है ये दक्कन का सूबेदार, हाँ, है ना, दक्कन का सूबेदार, है ना। तो कौन था ये? औरंगजेब के मामा जी थे। तो ये आते हैं और इन्होंने क्या किया कि मतलब वहां के आसपास के जो जंगल थे उनको नष्ट किया, गांवों को नष्ट किया और शिवाजी के कई सारे किलों पर अधिकार कर लिया। बहुत बड़ी सेना थी, है ना। 1 लाख से ऊपर की सेना थी इनके पास। शिवाजी इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो शिवाजी ने क्या किया कि अपने आप को एक दुर्ग में कैद कर लिया, है ना। अब ये 1660 से लेके 1663 तक ये पुणे में रहता है, पुणे के लाल महल में रहता है। अब शिवाजी का जो बचपन है वो पुणे के लाल महल में बीता था। तो शिवाजी क्या करते हैं कि 6 अप्रैल, किस दिन? 6 अप्रैल, मतलब बारात का सीजन था शादियों का। 6 अप्रैल 1663 को अपने 1000 साथियों के साथ पुणे में आते हैं और बताते हैं कि हम लोग मतलब मुगल सेना के ही, शाही सेना के ही अंग हैं, हम लोग कहीं गए हुए थे और अब हम लोग वापस आए हैं निरीक्षण के लिए, है ना। अब इतनी बड़ी सेना थी, सारे सैनिकों को कोई नहीं पहचानता था, तो सैनिकों ने भी सोचा कि सामान्य प्रक्रिया है, जाने दिया उनको, है ना। तो इस प्रकार से शिवाजी अंदर गए और फिर अपने 400 चुनिंदा साथियों के साथ, 400 चुनिंदा सैनिकों के साथ इन्होंने क्या किया कि पुणे के लाल महल में घुस गए और शाइस्ता खान पर हमला कर दिया। और शाइस्ता खान पर हमला किया तो जब इन्होंने मतलब जो किचन था जहाँ खाना बनता था, रसोई घर था, वहां से दीवार तोड़ी तो मतलब थोड़ी सी आवाज हुई तो जो उसकी दासियां थी वो जग गई और शिवाजी ने जब अटैक किया तो उन्होंने लैंप को बुझा दिया, है ना, प्रकाश जो था उसको बुझा दिया। तो इस चक्कर में शिवाजी ने क्या किया कि तलवार से उसके ऊपर वार किया शाइस्ता खान पर, उसको गोलियां कर दी, है ना। और फतेह खान के शाइस्ता खान के कुछ सैनिक भी मारे गए और शाइस्ता खान का पुत्र भी मारा गया, है ना। इस प्रकार से औरंगजेब शाइस्ता खान पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने क्या किया कि शाइस्ता खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब इसके बाद औरंगजेब ने
शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए किसको भेजा? आमेर के शासक जय सिंह को भेजा। किसको भेजा? जय सिंह को भेजा। देखो पहले किसको भेजता? पहले शिवाजी का किससे संघर्ष होता है? अफजल खान से संघर्ष होता है ना? डेट मत ना याद रख सको तो सन याद रखना 1659 को, है ना? शाइस्ता खान से कब होता है? 1663 को होता है ना? अब इसके बाद किससे होगा? जय सिंह से होगा। तो जय सिंह ने क्या किया? औरंगजेब ने जय सिंह को सेना का नेतृत्व किया और दिलावर खान को इनके सहयोग के लिए नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त कर दिया? दिलावर खान को। अब ये लोग क्या किए कि इन्होंने अटैक किया और आसपास के कई सारे दुर्गों को जीत लिया, है ना? और एक शिवाजी के सेनापति थे मुरारबाजी प्रभु, है ना? मुरारबाजी प्रभु जो थे वो पुरंदर के दुर्ग की रक्षा करते हुए 400 मराठा सैनिकों के साथ मारे गए। मुरारबाजी प्रभु एक मराठा सेनापति थे, वो पुरंदर के दुर्ग की रक्षा करते हुए 400 सैनिकों के साथ मारे गए, है ना? और जदवार सरकार ने लिखा है कि एक मिनट इसकी जदवार सरकार ने मतलब इनके वीरता की बहुत ज्यादा तारीफ की है। ये जो लड़ रहे थे पुरंदर के दुर्ग की रक्षा कर रहे थे, तो इन्होंने लिखा है कि मतलब योद्धाओं में डायस की मां की आत्मा समा गई थी। कोई यूनानी वीर है, शायद मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है ना? तो कुल मिला के मतलब दिलावर खान मतलब जय सिंह को औरंगजेब ने भेजा और जय सिंह ने क्या किया कि आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया, बीजापुर से संधि कर ली। और जब मुरारीबाजी प्रभु मारे गए तो शिवाजी ने अपने दूत, है ना, अपने दूत को औरंगजेब के पास भेजा संधि करने के लिए, है ना? जय सिंह के पास भेजा संधि करने के लिए। अच्छा, उस दूत का नाम क्या था? उनके जो पंडित राव थे, है ना, शिवाजी के पंडित राव के पद पर जो व्यक्ति थे उनको उन्होंने भेजा उनसे संधि करने के लिए जय सिंह के पास। तो जय सिंह संधि के लिए तैयार थे। तो शिवाजी और जय सिंह के बीच 22 जून कितने तारीख को? 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई। अब इस संधि के तहत इसकी अब शर्तें क्या थी? तो इस संधि के अंतर्गत भाई क्या हुआ कि शिवाजी के पास टोटल 35 किले थे, है ना? तो 35 किलो में से शिवाजी ने कितने? 23 किले जो थे वो मुगलों को दे दिए, जिनसे कितनी आय होती थी? 4 लाख की आय होती थी, है ना? खून, है ना? खून सिक्के होते हैं सोने के, है ना? 4 लाख की आय होती थी। शिवाजी ने ये किले किनको दे दिए? मुगलों को दे दिए। और शिवाजी के पास 12 किले बचे शेष, ठीक है ना? दूसरा, शिवाजी ने मुगलों के दीनता से कार्य कर लिया, ठीक है ना? तीसरा क्या किया कि शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल प्रशासनिक सेवा में भेज दिया, है ना? और संभाजी को 5000 का मनसब मिल गया, ठीक है ना? इसके अलावा औरंगजेब ने कहा कि मैं आपको बालाघाटी जागीर दे दूंगा, है ना? संधि की शर्तों में था, लेकिन वो आपको बीजापुर से स्वयं जीतना पड़ेगा, है ना? और उसके बदले में मुगल शासक को क्या देना पड़ेगा? 40 लाख रुपए 13 किस्तों में देनी पड़ेगी, ठीक है ना? 40 लाख रुपए। उसने ये कहा कि एक एरिया था, है ना, बालाघाट का एक एरिया था दक्षिण भारत में, तो वहां पे क्या था कि औरंगजेब ने कहा कि आप इस क्षेत्र को खुद जीतो, अगर आप जीत लोगे तो मैं आपको मान्यता दे दूंगा, है ना? अच्छा, दूत का नाम याद किया गया। शिवाजी के दूत का नाम था रघुनाथ राव पंडित। रघुनाथ राव पंडित को भेजा था उन्होंने जय सिंह के नाम, रघुनाथ राव, ठीक है ना? गोपीनाथ गए थे कहाँ? अफजल खान के पास। रघुनाथ राव कहाँ जा रहे हैं? जय सिंह के पास, ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्या हुआ? पुरंदर की संधि हो गई। अब जय सिंह ने शिवाजी से कहा कि आप ऐसा करिए कि आप
जय सिंह ने शिवाजी से कहा कि आप मुगल दरबार में चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक औरंगजेब सुविधाएं दे दे, ठीक है ना। तो कर देते हैं। शिवाजी पहले तो तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में तैयार हो गए। और शिवाजी औरंगजेब का जब चंद्र वंश के आधार पर 50वां जन्म दिवस मनाया जा रहा था, तो 21 मई 1666 को ये आगरा के मुगल दरबार में पहुंचे, है ना। तो जब मुगल दरबार में पहुंचे तो इनको औरंगजेब ने क्या किया, 5000 के मनसबदारों की लाइन में खड़ा करवाया, और इसने बस उनको देख लिया, कोई मतलब इनका स्वागत नहीं किया अच्छे से। तो शिवाजी बहुत ज्यादा नाराज हुए। कोई शिवाजी बहुत ज्यादा नाराज हुए। क्या किए, क्या पूछ रहे हैं? देखो, जय सिंह ने शिवाजी से कहा, जय सिंह कौन थे, आमेर के शासक थे। औरंगजेब ने उनको दक्कन का सूबेदार बनाया था, है ना। बीजापुर और शिवाजी से लड़ने के लिए बनाया था जय सिंह को। जय सिंह शिवाजी के पास पहुंचे, शिवाजी से पुरंदर की संधि थी। अब उन्होंने शिवाजी से कहा कि आप ऐसा करो कि आप अधिकता स्वीकार कर लो। उन्होंने स्वीकार कर ली थी। अब जय सिंह ने कहा कि आप आगरा में चलो और बादशाह से मिलो। किसने कहा? जय सिंह। औरंगजेब कहाँ पे है? आगरा में है ना। मुगल बादशाह औरंगजेब आगरा में थे। तो जय सिंह ने कहा कि आप आगरा से जाओ, चलो आगरा में आप मिलो। जय सिंह ने और जय सिंह के पुत्र राम सिंह ने शिवाजी को वचन दिया कि आपके जान की, आपकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है उसके लिए हम लोग वचन देते हैं, है ना। और आप वहां आगरा जाइए। शिवाजी आगरा जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो उस दिन क्या था, औरंगजेब का जन्मदिन था। कौन सा जन्मदिन था? 50वां जन्मदिन था। किस डेट में आगरा में के राजदरबार में उपस्थित होते हैं वो? 21 मई 1666 को, है ना। लेकिन औरंगजेब ने उनका ठीक से स्वागत नहीं किया, इसलिए शिवाजी नाराज हो गए। और नाराज होकर उन्होंने जय सिंह को भला बुरा कहा। तो जय सिंह ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब को इनको कड़ी सजा देना चाहता था, हत्या करना चाहता था इनकी, कोई मौका मिले हत्या कर दो। लेकिन जय सिंह ने औरंगजेब से कहा कि शिवाजी के साथ सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव किया जाए। हालांकि औरंगजेब की बहन जहां आरा इस पक्ष में थी कि उन्हें दंड दिया जाए, क्योंकि उन्होंने दरबार की मर्यादा के खिलाफ कार्य किया है। क्योंकि राजा का दरबार है ना, राजा की जो दरबार का जो अनुशासन था, जो डिसिप्लिन था, उसके खिलाफ शिवाजी ने काम किया है। इसलिए दरबार के कई सारे लोग चाहते थे कड़ी सजा दी जाए शिवाजी को। लेकिन जय सिंह जो थे, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था शिवाजी को कि हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, तो जय सिंह ने क्या कहा कि उनके साथ उदार बर्ताव किया जाए, ठीक है ना। तो औरंगजेब ने क्या किया कि जय सिंह, आगरा में एक भवन था जिसका नाम था क्या, आगरा के भवन में, है ना, उसने क्या किया कि कैद करवा दिया जयपुर भवन में, है ना। आगरा के भवन में उसने, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करवा दिया जयपुर भवन में। और किसके संरक्षण में थे वो? जय सिंह के पुत्र राम सिंह, है ना, उनके संरक्षण में थे। अब शिवाजी ने क्या किया कि 18 अगस्त को शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया वहां पर। और उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं, डेली स्वस्थ होने के लिए गरीबों में डेली मिठाई बांटूंगा, है ना। अब डेली मिठाई लेने वाले आते और उस मिठाई को वो छू देते थे, टच कर देते थे, और टोकरी लेके चले जाते, वो मिठाई बांटी जाती थी। अब कुछ दिन तक तो सैनिकों को चेक करते थे, लेकिन जब रोज की प्रक्रिया हो गई तो सैनिकों ने उसको चेक करना बंद कर दिया। तो 18 अगस्त को शिवाजी ने क्या किया, 18 अगस्त 1666 को शिवाजी के भाई थे एक, है ना, हीरोजी फर्जन, क्या नाम था, हीरोजी फर्जन, उनको अपना कड़ा पहनाया, अपने बिस्तर पर लिटाया उनको, और अपने पुत्र संभाजी के साथ मिठाई की टोकरी पर बैठ के भाग गए, है ना। कुछ देर तक सिपाहियों ने देखा, झांकते देखते थे तो दिखता था सो रहे हैं, और कुछ देर बाद इतने में जो हीरोजी थे वो भी भाग लिए वहां से, तब पता चला कि शिवाजी नहीं है ना। तो शिवाजी क्या किए कि 21 मई को औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं, 18 अगस्त को भागते हैं, और 12 सितंबर को क्या करते हैं वो,
राजगढ़ पहुंच जाते हैं, है ना, महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, राजगढ़ पहुंच जाते हैं, अपनी मां से मिल जाते हैं, है ना। तो शिवाजी आगरा से कहां जाते हैं? मथुरा जाते हैं, मथुरा से प्रयाग जाते हैं, प्रयाग से काशी जाते हैं, फिर गोलकुंडा होते हुए कहां जाते हैं? मतलब वो सीधे नहीं जाते हैं, राजपूताना के मार्ग से नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता था कि जो राजपूताना के राज्य हैं वो मुगलों के मित्र हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, शिवाजी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद शिवाजी जब वहां से आते हैं तो फिर से मुगलों से एक संधि करते हैं, है ना। उस संधि का नाम है गजब की संधि। कौन सी संधि करते हैं? गजब की संधि करते हैं। और इसके बाद बेटा क्या होता है, गजब की संधि के अंतर्गत औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी को राजा की उपाधि देता है। तो औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि कब देता है? गजब की संधि के अंतर्गत, है ना। मुअज्जम के कहने पे संधि होती है, मुअज्जम, है ना, औरंगजेब के पुत्र थे मुअज्जम। इसके बाद बेटा क्या होता है कि शिवाजी के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद कर लो, सूरत की लूट। क्या करते हैं शिवाजी? सूरत की लूट। देखो सूरत की लूट के बाद ही औरंगजेब क्या करता है कि जय सिंह को भेजता है। तो सूरत की लूट कब हुई थी? शिवाजी सूरत को 3 बार लूटते हैं। पहली बार कब लूटते हैं? 8 जनवरी 1664 को लूटते हैं। पहली बार कब लूटते हैं? पहली बार जब सूरत को लूटते हैं तो सूरत के गवर्नर कौन थे? इनायत खान थे, मुगल गवर्नर, ठीक है। दूसरी बार सूरत को लूटते हैं तो दूसरी बार लूटते हैं 13 अक्टूबर 1670 को। और तीसरी बार बेटा वो सूरत को लूटते हैं 1772 में, ठीक है। सूरत में शिवाजी जब लूटते हैं तो हिंदू और मुस्लिम व्यापारियों को लूटते हैं, किसको नहीं लूटते? अंग्रेजों के, डचों के कारखानों को नहीं लूटते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या पहली बार लूटते हैं? 8 जनवरी 1664। हाँ 1664। दूसरी बार लूटते हैं 13 अक्टूबर 1670। तीसरी बार लूटते हैं 1672 में, 1672। अच्छा, सूरत की लूट के समय लिख लो इसमें लिखना हो तो, सूरत की लूट के समय जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वहां का, जो मतलब ब्रिटिश फैक्ट्री का हेड था, वो रे जॉन, क्या नाम था उसका? रे जॉन बैरेलाट, ठीक है ना, रे जॉन बैरेलाट। उस समय पर जो सूरत में ब्रिटिश फैक्ट्री थी उसका हेड था, है ना। अब सुनिए बेटा, अब इसके बाद शिवाजी बेटा फिर से आते हैं, मुगलों से संघर्ष करते हैं। और आप लोग जानते हैं सिंहगढ़ का दुर्ग जीत लेते हैं तानाजी मालपुरे, ठीक है। कब जीतते हैं? 4 फरवरी को। 4 फरवरी आपने मूवी देखी होगी ना, 4 फरवरी 1670 को तानाजी मालपुरे क्या करते हैं? सिंहगढ़ जीत लेते हैं, है ना। और इसके बाद 1674 में उनका राज्याभिषेक होता है। तो उनका जब राज्याभिषेक होता है तो कब होता है राज्याभिषेक? मैंने बताया आपको कि पहला राज्याभिषेक होता है 6 जून 1674 को। दूसरा राज्याभिषेक उनका होता है कब होता है? 24 सितंबर को, है ना। और उनके राज्याभिषेक के अवसर पर उनका जब राज्याभिषेक होता है तो इस समय पर वो क्या करते हैं कि 2 सिक्के चलाते हैं। एक चलाते हैं तांबे का सिवलाई और एक चलाते हैं सोने का मोर, है ना। शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर हेनरी ऑक्सेनबर्ग उपस्थित था, ठीक है ना। शिवाजी में ब्रिटिश नागरिक था, हाँ। एक चलाते हैं सिवलाई और एक चलाते हैं हून, नहीं उस समय में चालू करते हैं वो, है ना। हून सिक्के पहले भी चलते थे, उस समय चालू करते हैं वो। अब उस समय पर हेनरी
आक्सेंडेल एक ब्रिटिश नागरिक था, वो भी उपस्थित था। अच्छा, पुरंदर की संधि के समय कौन उपस्थित था बताओ? मनुची उपस्थित था, है ना, मनुची, है ना। अब देखो, जब उनका राज्याभिषेक होता है बेटा, तो वो कुछ उपाधियां धारण करते हैं। कौन कौन से धारण करते हैं बताओ? एक धारण करते हैं हैंदव धर्मोद्धारक, एक धारण करते हैं गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, एक धारण करते हैं यवन परपीड़क, एक धारण करते हैं क्षत्रिय कुलावतंस, है ना। ये क्या है? शिवाजी की उपाधियां हैं। कौन कौन सी उपाधियां हैं? देखो, शिवाजी की एक उपाधि है छत्रपति, ठीक है। दूसरी है हैंदव धर्मोद्धारक, तीसरी है गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, हैंदव धर्मोद्धारक मतलब हिंदू धर्म के उद्धारक, है ना। एक है क्षत्रिय कुला व तंस, कुलावतंस, वतंस, क्षत्रिय कुलावतंस, है ना। ये शिवाजी क्या है? ये राज्याभिषेक के अवसर पर उपाधि धारण करते हैं। राज्याभिषेक के अवसर पर एक को कर भी लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विराज पट्टी, विराज पट्टी। सर एक काय को एक कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, ठीक है ना। पब्लिक पे लगाते हैं, जनता पे लगाते हैं, ठीक है ना। अब ये बेटा मिराज पट्टी जो है वो जागीरदारों पे लगाते हैं, है ना। अब सुनो, इसके बाद बेटा शिवाजी क्या कर, मैं जल्दी कर रहा हूं।